Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर जाकर अगेन आप लोग को सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। चलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे एक बिग न्यूज़ ऑफ द डे के साथ में। आपको पता होगा रोज़ाना हम लोग अपने इस सेशन में एक बिग न्यूज़ को भी ऐड करते हैं। तो आज पूरे दिन में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप देखोगे सभी न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं आज एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो न्यूज़ क्या है कि देखो, जो भी हमारे कंट्री में एबॉर्शन को लेकर कानून है ना, उन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है। आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। और उस मुद्दे को भी समझाने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो अबॉर्शन है, इस अबॉर्शन को लेकर हमारे पास में आज के टाइम पर क्या एक्ट देखने को मिलता है, क्या कानून देखने को मिलता है। देखो, अबॉर्शन करवाने के लिए हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में लगभग 1971 में 1971 में एक एक्ट लेकर आया गया जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी कि इसको हम लोग एमटीपी एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो 1971 में लाया गया था ताकि जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन करवा सकें। अब जब 1971 में ये एक्ट लाया गया तो उसमें क्या क्या था। पहली बात यहाँ पर बोला गया था कि ये जो एक्ट है सिर्फ और सिर्फ मैरिड वेमेन के ऊपर लागू होगा, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वही यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा पाएंगी, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा पाएंगी। ये बात 1971 में बोली गई थी इस एक्ट में। दूसरा यहाँ पे बोला गया था कि ये जो एबॉर्शन है ये कितने टाइम पीरियड तक करवाया जा सकता है। सपोज़ अगर आज की तारीख में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके पास में टाइम पीरियड है कि वो 20 वीक्स तक 20 सप्ताह तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। 20 सप्ताह, ठीक है ना, इसके अंदर अंदर अबॉर्शन करवाना होगा। फिर इसमें यहाँ पर बोला गया एबॉर्शन करवाने के लिए कितने जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो चाहिए, प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बात पढ़ने की भी यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोला गया देखो, अगर एबॉर्शन करवा रहे हो 12 सप्ताह तक करवा रहे हो तो एक आपको यहाँ पर प्रैक्टिशनर चाहिए, और 20 सप्ताह तक अबॉर्शन करवा रहे हो यानी कि 20वें सप्ताह पे अबॉर्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर 2 प्रैक्टिशनर्स चाहिए आपको। खासकर मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की जा रही है। फिर यहीं पर तीसरी चीज़ ऐड और की गई थी, वो ये बोला गया था कोई अगर महिला है और वो ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रही है, ये कानून फॉलो नहीं कर रही है और उसके इस कानून को फॉलो ना करते हुए उसने अबॉर्शन करवाया है तो उसके ऊपर फाइन हो सकता है 1000 रुपये का। अब ये जो भी बातें मैंने आपको बताई है ये कब की बात है, 1971 की, 1971 में जब अबॉर्शन को लेकर इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को लेकर आया गया था। अब होता क्या है सर, पिछले साल यानी कि साल 2021 में इसके अंदर कुछ चेंजेस करे जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट करे जाते हैं, कुछ बदलाव करे जाते हैं। वो बदलाव क्या है, पहला बदलाव सुनो। यहाँ पर ये बोला गया पिछले साल कि अब पहले तो यहाँ पर मैरिड वेमेन ही कवर थी, लेकिन अब क्या होगा, इसमें अनमैरिड वेमेन को भी कवर कर लिया गया। यानी कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। लेकिन अब एक बात ये सुनना, दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, दूसरा पॉइंट पे ही सारा का सारा गेम टिका हुआ है, तो दूसरा पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना है। पहले वाला जो 1971 वाला एक्ट था उसमें क्या बोला गया था कि भैया 20 सप्ताह तक 20 वीक्स तक अबॉर्शन करवाया जा सकता था। लेकिन जब आप लोग साल 2021 वाला एक्ट देखते हो ना, यानी कि पिछले साल जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें यह टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। इसमें बोला गया कि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, ध्यान रखना, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन ये जो 4 सप्ताह एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं ना, ये किसी कंडीशन के बेसिस पर बढ़ाए गए हैं। यानी कि मान लो यहाँ पर कोई महिला है जिसके साथ में कोई दुर्घटना घटी है, रेप हुआ है, रेप सर्वाइवर है, या फिर वो विधवा हो गई हैं, तो उनके लिए इस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया। कुछ कंडीशंस रखी गई हैं उनके लिए जिनको ये 4 सप्ताह का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो अगर उनके साथ में कोई घटना हुई भी है तो वो उनको 4
सप्ताह एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 20 सप्ताह के बाद वो 24 सप्ताह तक बेसिकली अबॉर्शन को करवा सकती हैं। ये बात रखी गई कब? साल 2021 में। लेकिन अब एक बात सुनना, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 24 सप्ताह तक अबॉर्शन करवा सकती हैं, तो क्या यहाँ पे अनमैरिड वीमेन को भी कवर किया गया है? तो ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20 से जो 24 सप्ताह है ना, 20 से 24 सप्ताह जो बढ़ावा दिया गया है, 4 सप्ताह को बढ़ाया गया है, ये जो 4 सप्ताह बढ़ाया गया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया रेप सर्वाइवर हो या फिर आप कह सकते हो कि विधवा हो, तो उनको कवर किया गया है। लेकिन इसमें अनमैरिड वेमेन को कवर नहीं किया गया है। अनमैरिड वेमेन कब तक एबॉर्शन करवा पाएंगी? सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह तक। बाकी जो शादीशुदा महिलाएं वो कब तक एबॉर्शन करवा पाएंगी? 20 सप्ताह तक। लेकिन जो 4 सप्ताह एक्स्ट्रा यहां पर दिया गया है ना, वो अलग कंडीशन के बेसिस पर दिया गया है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्लियर हो गई बात? तो मतलब जो नया वाला एक्ट यानी पिछले साल 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें अनमैरिड वेमेन को कवर तो किया गया है, लेकिन उनको 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवाने की इजाज़त है। इसके बाद जो 4 सप्ताह एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, 24 जो सप्ताह कर दिया गया, जो 4 सप्ताह एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैरिड वेमेन को कवर किया गया है। शादीशुदा महिलाएं वहाँ पे कवर होती हैं, अविवाहित महिलाएं वहाँ पर कवर नहीं होती हैं। समझ में आ गई बात? यहीं पर अब गेम टिका हुआ है। अब इस बात को आगे सुनना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास में ना एक मुद्दा जाता है, वो केस मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस जाता है जहाँ पर 25 साल की एक महिला होती हैं, और वो जो महिला है ना, एक तरीके से वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब प्रेग्नेंट होती तो हैं, लेकिन ध्यान रखना, उनका जो एक तरीके से प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, बेसिकली वो 24 सप्ताह पूरे कर रही होती हैं। ठीक है ना, 24 वीक्स हो जाते हैं उनको, 24 सप्ताह पूरे हो रहे होते हैं उनकी प्रेगनेंसी को। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली यह है कि ये जो महिला हैं ये अनमैरिड हैं, अविवाहित महिला हैं। हुआ क्या था? लिव इन रिलेशन में रह रही थी। अब उस लिव इन रिलेशन में रहते रहते यहाँ पर ये प्रेग्नेंट होती हैं। अब उसके बाद इनके साथ में जो लड़का था ना, वो शादी करने से मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में ये हाई कोर्ट पहुँचती है कि मुझे ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना है, लेकिन हाई कोर्ट मना कर देता है। बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करता है कि हाँ, आप यहाँ पर इसको अबॉर्ट करवा सकती हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बात बोलता है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये अनमैरिड वेमेन है, और अनमैरिड वेमेन को लेकर जो हमारे पास में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें प्रोविजन तो है वो कब तक एबॉर्शन करवा सकती हैं? 20 सप्ताह तक। लेकिन जो बाकी 24 सप्ताह है ना, बाकी जो एक्स्ट्रा 4 वीक्स का जो टाइम पीरियड है, वो सिर्फ मैरिड वेमेन के लिए, अनमैरिड वेमेन के लिए नहीं है। और इन वाली महिला को जो टाइम पीरियड है ना प्रेगनेंसी का, वो 24 सप्ताह हो रहा था, पूरा 24 सप्ताह पूरा हो रहा था। तो इस वजह से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इस वजह से हाईकोर्ट ने मना किया। हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती हो, मतलब इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, इस वजह से हम आपको यहाँ पर इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, एक चेंज की आवश्यकता है। चेंज क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर में जो ये 24 सप्ताह का टाइम पीरियड है ना, इस 24 सप्ताह तक अनमैरिड वेमेन को भी कवर करना चाहिए, अविवाहित महिला को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप देखोगे, सिंपल सी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, अनमैरिड वेमेन कैन अंडरगो एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स, यानी कि जो अनमैरिड महिला है ना, वो भी यहाँ पर अगर 24 सप्ताह तक एक तरीके से एबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है, इस चीज़ के अंदर इंक्लूड कर दिया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ में यह पिक्चर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। ये किस चीज़ को लेकर है? ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि जो विवाहित और अविवाहित महिलाएं, यानी कि मैरिड और अनमैरिड जो आपको वेमेन देखने को मिलेंगी ना, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देता है, पुराने ज़माने की सोच को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे बोलता है कि केवल जो मैरिड वेमेन है वही यहाँ पर यौन संबंध बना सकती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर अविवाहित महिलाएं यानी कि अनमैरिड वेमेन को भी कवर करना चाहिए। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद में जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप आप समझ रहे होंगे, यानी कि शादी के बाद जो पति है वो ज़बरदस्ती करता है महिला के साथ में, तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस मैरिटल रेप को लेकर आपको पता होगा, पति को छूट मिल जाती है, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस, अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये दुष्कर्म में मैरिटल रेप भी शामिल होता है, यानी कि अगर कोई मैरिटल रेप होता है ना किसी महिला के साथ में, और
वो बेसिकली यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं और खासकर यहाँ पर 24 सप्ताह पूरा हो रहा है उनको, तो क्या होगा, वो भी 24 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकती हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उनको भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके साथ में यहाँ पर यह मैरिटल रेप हुआ है। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अधिकार बेसिकली मैरिड के साथ साथ अनमैरिड को भी मिलना चाहिए। अनमैरिड क्या मुद्दा था वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये मैरिटल रेप वाला मुद्दा ही मैंने आपको बता दिया है अलग से। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आने वाले टाइम पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बनने वाला है, प्लस एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट लगातार न्यूज़ में बना हुआ था, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है। तो ये सर्वे क्या है, आओ इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये वाला आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 3 में एक टॉपिक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट का। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो 4th राउंड है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, साल 2022 की बात कर रहा हूँ, जिस साल में हम लोग चल रहे हैं ना, इस साल के स्टार्टिंग के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने का क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है अभी। अब इन तीनों महीनों में खासकर रोजगार की क्या स्थिति रही है वो यहाँ पर इस सर्वे के अंदर बताई गई। क्लियर हुई बात। अब ये जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ना, ये बेसिकली हमारे एक बड़ी बॉडी का हिस्सा है। उस बड़ी बॉडी का नाम क्या है, उसका नाम है AQEES, मतलब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो AQEES का ही हिस्सा है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। और अभी यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो सर्वे है इसको कौन रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ किया जाता है लेबर ब्यूरो के थ्रू। लेबर ब्यूरो या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू यहाँ पर ये रिलीज़ होता है। अब जो ये 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च का जो ये सर्वे है, ये सर्वे क्या बोलता है, ये सर्वे बताता है कि रोज़गार की स्थिति कैसी रही है। तो इस सर्वे ने बताया भैया पिछले 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च में रोज़गार बढ़ा है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर की, तो आपको पता होगा एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर एक होता है 3-3 महीने का, है ना, 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं। और जो हमारा इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपको पता होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इनफैक्ट जब हम लोग बोलते हैं साल 2021-22, तो साल 2021-22 का मतलब क्या है, साल 2021 जो है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है ये साल 2022 में 31 मार्च को। ऐसे हम लोग बोलेंगे साल 2022-23, तो 22-23 का मतलब क्या है कि जो 1 अप्रैल 2022 है ये साल स्टार्ट होगा और अगले साल 2023 में 31 मार्च को ये समाप्त होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हो। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, ये जो साल होता है इसके अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर 3-3 महीने के होते हैं। अब कैसे महीना ये साल कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून 1 क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च चौथा क्वार्टर। ये आपको 4 क्वार्टर्स देखने को मिल गए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से वाले क्वार्टर की, इस वाली जनवरी, फरवरी, मार्च साल 2022 वाले क्वार्टर की। ठीक है ना, तो साल 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च की अगर हम लोग बात करें तो जो रोज़गार है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, देखो इसको कंपेयर किया गया पिछले वाले क्वार्टर से, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में ये रोज़गार था 3.14 करोड़ के आसपास का उस पर्टिकुलर क्वार्टर में। लेकिन अभी जो नया वाला क्वार्टर का डेटा आया है इसमें ये रोज़गार बढ़कर 3.18 करोड़ के आसपास हो चुका है। क्लियर हो गई बात। अब ज़्यादातर जो रोज़गार मिला है लोगों को वो कहाँ कहाँ पर मिला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, BPO, यहाँ पर आप कह सकते हो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एरियाज़ हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी पर्टिकुलर सर्वे की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है फीमेल पार्टिसिपेशन की, यानी कि महिला का कितना पार्टिसिपेशन रहा। तो फीमेल वर्कर का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा। कितना बड़ा है, 3rd क्वार्टर में ये था 31.6%, लेकिन 4th क्वार्टर में ये हो गया 31.8%। तो कुछ % का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो महिला का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है।
अब महिले के पार्टिसिपेशन को हम लोग सेक्टर वाइज डिवाइड करें कि कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा, तो इसमें हेल्थ सेक्टर में 52% का पार्टिसिपेशन रहा, एजुकेशन, फिर फाइनेंशियल सर्विस, देन आईटी और बीपीओ सर्विसेज। क्लियर हो गई बात? चलो आगे आओ। अब यहाँ पर आपने ये पूरा तो डेटा समझ लिया, ये सर्वे क्या है, ये सर्वे क्या बोलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे ये जो सर्वे है ना, ये सारे सर्वे किसका हिस्सा है? AQEES का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। और AQEES मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में इसकी एक छोटी सी फुल फॉर्म बताई थी, वो है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर। अब ये जो AQES आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली मतलब आप कह सकते हो जो लेबर ब्यूरो है ना, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, इसके अंदर में ये सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट करता है। हम लोग को डायरेक्टली अपडेट्स प्रोवाइड करवाता है, हम लोग को यहाँ पर अपडेट देता है कि किस प्रकार से रोज़गार चल रहा है, ठीक है ना। खासकर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही जगह पर होता ही है। ये 9 जगह को कवर करता है, मतलब 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिसको लेकर ये रोज़गार बताता है। और वो 9 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़। ये आपको अलग अलग 9 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन अलग अलग 9 सेक्टर्स में किस प्रकार से रोज़गार बढ़ा है, घटा है, जो भी स्थिति है वो सारी स्थिति यहाँ पर इस AQEES के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई जाती है। AQEES आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा होता है, मतलब AQEES क्या है ना, इसी के ही 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि हर क्वार्टर के बेसिस पर निकल कर आता है। अब जो ये क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ना, ये हम लोग को बताता है रोज़गार के बारे में। जहाँ पर मान लो एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर एक तरीके से किस प्रकार से रोज़गार बढ़ा है। और यहाँ पे अगेन उन 9 जगह को कवर किया जाता है। वो 9 जगह कौन कौन सी हैं? वो 9 जगह आपको ये देखने को मिलेंगी, इन 9 एरियाज़ में किस प्रकार से रोज़गार रहा है। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया इसका। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, AFES। ये भी यहाँ पर AQES का दूसरा कंपोनेंट है। ये यहाँ पर कवर करता है खासकर अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स को, जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें 10 से कम वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन एरियाज़ को ये ज़्यादातर कवर करता है AFES। सिंपल बात हो गई। तो प्रीलिम्स के लिए जो भी यहाँ पे पॉइंट बन सकते थे वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलेवेंट है, दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से लिंक कर पाओगे। सिलेबस में टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। न्यूज़ क्या है? देखो, न्यूज़ ये है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, दैट इज़ NGT, जो कि हमारे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर बात करता है, NGT ने रिसेंटली यहाँ पर एक केस उठाया था। यहाँ पर क्या हुआ था? NGT ने यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ एरिया दे दिया था इस दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। दिबाल हाइडल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक एरिया डिक्लेयर कर दिया कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया पे आप प्रोजेक्ट बनाओ। लेकिन अब NGT ने अपने ही ऑर्डर को डिसमिस कर दिया है। डिसमिस करने के पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डिसमिस करने का पीछे का रीज़न है क्योंकि ये आपको जो दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट है ना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बनता हुआ नजर आएगा, दिबांग नदी के ऊपर। दिबांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था। इसको लेकर बहुत पहले यहाँ पर बोला गया था ज़मीन हम लोग थोड़ा सा दे देंगे इस पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर NGT ने अपने ही ऑर्डर को खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लोकल पीपल हैं, लोकल लोग हैं, वो अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। तो आप देखोगे ये हमारा महान भारत हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न मैप देखोगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नज़र आएगा, और अरुणाचल प्रदेश के मैप को जूम करके देखोगे, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो इस मैप को जूम करके देखोगे तो ये रहा यहाँ पर दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली यहाँ पर दिबांग नदी के ऊपर, ठीक है ना। दिबांग नदी क्या यहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, मैंने आपको बता दिया। अब इस दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो क्या समझते हैं। ये प्रोजेक्ट ना फ्लड कंट्रोल की तरह काम करेगा, है ना, बाढ़ को रोकने का काम करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया इससे हम लोग बिजली का उत्पादन भी करेंगे। तो यहाँ पर प्लान किया जा रहा था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिबांग नदी के ऊपर बनाएंगे। दिबांग नदी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, ये तीसरी बार मैंने आपको बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, UPSC ने प्रीलिम्स में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है ना। तो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र नदी ज़ेंगपो नदी के नाम से चाइना में बहती है, चाइना से फिर एंटर करती है हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे एंटर करती है, ये मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये जो डैम साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, हम लोगों ने इसकी एग्जैक्टली लोकेशन देखी ली है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हमने समझा, इसमें बहुत सारा पैसा लग रहा था, $4 बिलियन के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका काम क्या है, ये बहुत सारा बिजली का उत्पादन करेगा। ये प्रोजेक्ट लगभग 11,222 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हर साल यहाँ पर ये जनरेशन कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन एनजीटी ने अपना ही ऑर्डर खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब बात आती है, ये जो एनजीटी है, खासकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये है क्या? एनजीटी अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर में सेटअप किया गया है, इस एक्ट के अंदर में बनाया गया है। इस एनजीटी का काम क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, हमारे फॉरेस्ट को बचाना, जो हमारे बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब एनजीटी जैसे यहाँ पर इंडिया में आया, इसी के साथ में भारत तीसरा देश बन चुका था दुनिया के अंदर जिसके पास में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ इस प्रकार की बॉडी थी। इससे पहले इंडिया के अलावा दो और कौन से देश थे, तो वो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके बाद तीसरा देश भारत बनता है जो कि एनजीटी नाम की बॉडी को लेकर आया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। देन उसके बाद में जो एनजीटी है ना, इसके अंदर जो भी केस आता है उसकी यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई की जाती है। और एनजीटी के अपने में ही आपको 5 अलग अलग जगह पर हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं। वो कहाँ पर हैं, तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल में बहुत बार दिबांग का नाम लिया। दिबांग एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो देखो, यूपीएससी ने साल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर 3 नदियों के नाम दिए गए, बताओ कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीनों की तीनों, दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये एक हद से ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर हो चुका है। तो आपको मैं कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पहली बात, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे के बारे में। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, साथ ही साथ में रेबीज़ जो है वो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि डॉग बाइट के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से। तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। और सिलेबस के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोग इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। तो पहली चीज़, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 28 सितंबर निकली है, तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे ऑब्जर्व किया गया था। अब यहाँ पर ही जो रेबीज़ है ना, ये दुनिया का एक डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इंसान की जान ले लेता है। और साल 2022 में हम लोगों ने ये 16वां वर्ल्ड रेबीज़ डे ऑब्जर्व किया है, तो ये भी ध्यान रखना, इस बार 16वां वर्ल्ड रेबीज़ डे ऑब्जर्व किया गया था। अच्छा, ये 28 सितंबर को ही हम लोग क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 28 सितंबर को लुईस पास्चर्स की एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है ना, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ऐसा क्यों, मतलब ये क्यों है, कौन व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके नाम पर यहाँ पर रेबीज़ का हम लोग यहाँ पर रिमार्क दे रहे हैं। तो लुईस पास्चर यहाँ पर वो फ्रेंच केमिस्ट हैं जिन्होंने रेबीज़ से लड़ने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके एनिवर्सरी को भी देखा जाता है 28 सितंबर को। दैट इज़ वाई वर्ल्ड रेबीज़ डे को हम लोग 28 सितंबर को रिमेंबर करते हैं। अब आप देखोगे साल 2007 में क्या होता है, पहला वर्ल्ड रेबीज़ डे जो है ना, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर ये हर साल ऑर्गेनाइज होता रहा और इस बार ये 16वां वर्ल्ड रेबीज़ डे था 2022 का। और इसका थीम ध्यान रखना, थीम वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो थीम है इसका 1 हेल्थ 0 डेथ, ये यहाँ पर इसका थीम है। अब आते हैं यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। हम लोगों को यहाँ पर रेबीज़ के बारे में आखिरकार क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़, रेबीज़ यहाँ पर एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। एक ऐसी बीमारी जो कि जानवर से इंसान में फैलती है। और ये जो रेबीज़ है ना, ये किस वायरस की वजह से होता है? आरएनए वायरस की वजह से, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस की वजह से। ये आरएनए वायरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सभी जानवरों के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सभी जानवर का जो सलाइवा, इनकी जो लार होती है, उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। अब होता यह है कि ये जानवर अगर किसी इंसान को काट ले, खासकर कुत्ते की जब हम लोग बात करते हैं तो डॉगीज़ यहाँ पर काट लेते हैं। तो काटने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मतलब उनको जैसे ट्रीट किया जाएगा उसके बेसिस पर वो अपना रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो इससे क्या होगा, वो जो सलाइवा है, जो लार है ना,
वो आपके घाव के अंदर रुक जाएगा, और वो लार अगर बॉडी के अंदर रुक जाए, घाव के ऊपर लग जाए, तो उससे होगा ये कि बॉडी के अंदर रेबीज़ बनना शुरू हो जाएगा, और वो जो रेबीज़ है वो इंसान की जान भी ले सकता है। और ये 100% यहाँ पर आप कह सकते हो फैटल हो सकता है, जानलेवा बीमारी आपको ये देखने को मिलेगी, जानलेवा खतरा इसको लेकर देखने को मिलता है। और ये जो रेबीज़ है ना, इसकी वजह से जो मृत्यु है वो 4 दिन में भी हो सकती है, 2 सप्ताह के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे देखे गए कि रेबीज़ की वजह से जो हार्ट फेलियर है वो हो जाता है, यानी कि आपका जो हार्ट है ना वो फेल हो जाता है, हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन हमने ये देखा कि रेबीज़ को लेकर जो 99% के केसेस निकल कर आए, 99% के जो भी केसेस देखने को मिला है रेबीज़ के, वो डोमेस्टिक डॉग्स की वजह से देखने को मिले हैं, यानी जो पालतू कुत्ते हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इन रेबीज़ के, ऐसा बोला जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर कुत्तों ने काटा तो बताए सिम्टम दिखने में, लक्षण दिखने में काफ़ी समय लग जाता है, लगभग कुछ केसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, कुछ केसेस में यहाँ पर 1 साल भी लग जाता है, या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है इन रेबीज़ के केसेस में, इनके सिम्टम्स को दिखने में। तो इस वजह से यहाँ पर चिंता वाली बात यहाँ पे बन जाती है। बाकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलता है कि करना क्या चाहिए कि अगर डॉगी ने काट लिया है, आपके शरीर के ऊपर घाव बन गया है वहाँ पर, तो फटाफट उसको बहुत अच्छे से रगड़ कर धो लो, साबुन से धो लो। क्यों? क्योंकि उसमें सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है, उस चीज़ को साफ़ करना है जैसे तैसे। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आपके रेबीज़ होने के चांसेस को कम कर सकती हैं, बचा नहीं सकती हैं। रेबीज़ ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करके। आप यहाँ पर जो डॉग्स हैं, जो खासकर यहाँ पे पेट आप पाल रहे हो ना, उसको भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हो, उसको भी इंजेक्शन लगवाया जाता है ताकि वो काटे तो यहाँ पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर। बाकी इसके सिम्टम्स, इसका लक्षण क्या है? तो पहला सिम्टम आपको जो रेबीज़ का देखने को मिलता है वो बिल्कुल फ्लू जैसा है, यानी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर सिम्टम्स नज़र आएंगे, बुखार, सर में दर्द, थकावट, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। हालांकि भारत ने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चलाए रेबीज़ को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए। उसमें एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन बाय 2030, जहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम लोग 2030 तक हमें रेबीज़ को पूरी तरह से टैकल करना है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक मिशन ले रखा है कि हम लोग 0 ह्यूमन डेथ को पहुँचाने वाले हैं 2030 तक। 2030 तक हमारा फोकस है कि जो रेबीज़ की वजह से इंसान की जान जा रही है उसको 0 कर दिया जाए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं VSHORADS के बारे में। इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस एंड सिक्योरिटी से भी रिलेट कर पाओगे। नाउ आगे आते हैं, अब बात करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। तो DRDO, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया, रिसेंटली 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है। अब वो जो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हैं वो कौन सी हैं? वो हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल है, थोड़ी सी दूर के लिए यहाँ पर मिसाइल को बनाया गया। अगर यहाँ पर कोई हवा में खतरा है दुश्मन का, तो उस दुश्मन को उड़ाया जा सकता है इस मिसाइल से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब इस मिसाइल को हम लोग पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, क्योंकि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक बेस चाहिए, और यहाँ पर पोर्टेबल बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक ऐसा बेस जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो पोर्टेबल लॉन्चर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये जो टेस्ट सक्सेसफुली किया गया है, कहाँ से किया गया है? ओडिशा से। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, तो यहाँ पर इससे आप कह सकते हो भारत को और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, हमारे पास में जो हमारी एक तरीके से फोर्सेस है उनको और ज़्यादा पावर मिलने वाली है। तो ये VSHORADS आखिरकार क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज मतलब बहुत ही कम दूरी पर अगर आपका कोई भी मतलब दुश्मन है, बहुत कम दूरी के लिए इसको बनाया गया है। एक होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज, जो कि बहुत दूर तक आपका मिसाइल जाएगा, एक होता है शॉर्ट रेंज यानी थोड़ी दूर के लिए, और एक होता है वेरी शॉर्ट रेंज यानी बहुत ही थोड़ी दूर के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। और ये बेसिकली एक मैनपड है। एक क्या है? मैनपड। इस बात को ध्यान रखना, मैनपड। मैनपड की फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसको कैरी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वो इंसान आराम से हाथ में उठाकर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकता है। इस पूरे डिफेंस सिस्टम को जैसा आप लोग देख पा रहे हो, इसको उठाकर लेकर जाया जा सकता है, इसमें से हम लोग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक बात हो गई। तो अभी यहाँ पर ये जो VSHORADS है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है DRDO के थ्रू। DRDO, जैसे मैंने आपको DRDO के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया है,
डिज़ाइन आप देखोगे तो हम लोग ये एक पोर्टेबल सिस्टम है, देखो वो चीज़ें यहाँ पर वापस से रिपीट हो रही हैं, प्लस यहाँ पर ईजिली पोर्टेबल किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे हम लोगों के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये जो है ना एक प्रकार का मैनपड है। मैनपड मैंने आपको बता दिया है ना, मैन पोर्टेबल जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मैनपड है ये शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि सतह से हवा में छोड़ने वाली, सतह से आसमान में छोड़ने वाली मिसाइल्स हैं, लेकिन इनको लॉन्च किया जा सकता है इंसान के थ्रू बहुत आराम से। इनफैक्ट जो इंसान है वो इन मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। हवा में कोई थ्रेट है, हवा में कोई खतरा है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट है नीचे उड़ रहा है, तो उसको उड़ाया जा सकता है, उसको अटैक किया जा सकता है। तो मैनपैड की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कंधे पर रखा इस मिसाइल को, दाग दिया, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनपैड। यानी कि ये इंसान पोर्टेबल, मतलब इस मिसाइल के अंदर एक पोर्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ये जो व्यक्ति है वो इसको इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। ठीक बात हो गई। तो यहाँ पर जो ये VSHORADS है ना, ये भी यहाँ पर एक पोर्टेबल ही मिसाइल आपको देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है, मतलब एटलीस्ट अगर मान लो दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट है 8 किलोमीटर दूर है तो उसको उड़ाया जा सकता है इस मिसाइल से, ठीक है ना, ये बात हो गई। और कितने ऑल्टीट्यूड पर, कितनी ऊंचाई पर, तो 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर हम अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। एक बात और ध्यान रखना, जो पहला मैनपैड है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका के थ्रू और USSR के थ्रू 1960s में। तो पहला मैनपैड अमेरिका और सोवियत यूनियन के थ्रू आया 1960s में, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी जानने को मिली होगी। साथ ही साथ में मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को यहाँ पर साथ में मेरे साथ कनेक्ट होने का काफ़ी सारे चांसेस मिल सकते हैं। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।